नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग कर रहे थे जीके की एमसीक्यू सीरीज, जिसकी सहायता से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज इसका पार्ट 4 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया, यानी कौन से देश से जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, किस देश से लिए गए। तो याद रखिए, मूल कर्तव्यों की संख्या पहले जान लीजिए। तो याद रखिए, जब हमारा संविधान बना था ना, तो उस समय हमारे संविधान में कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, 2002 में संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तब ये 11वां जोड़ा गया, यानी एक और जो आपका मूल कर्तव्य है जोड़ा गया, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है ना, उनको शिक्षा दिलाई जाएगी, ये जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, रूस के संविधान से लिया गया है। जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो याद रखिएगा, समवर्ती सूची, यानी कंकरेंट लिस्ट जो हमारे संविधान में है ना, समवर्ती सूची, वो कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखिए, जर्मनी के संविधान से आपातकाल, यानी इमरजेंसी जो होती है ना, देश में इमरजेंसी लगा देते हैं सब लोग, वही होता है आपातकाल, जर्मनी के संविधान से लेगा। और याद रखिए, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, मूल अधिकार कहां से लिया गया है? वो लिया गया अमेरिका के संविधान से। तो याद रखिए, भारतीय संविधान में जो है ना, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूं है कि चावल है कि तरबूज है कि सरसों है, यानी इसमें कौन सी रबी की फसल है? तो याद रखिए, फसलें 3 प्रकार से, हमारे इंडिया में फसलें कितनी प्रकार से होती हैं? 3 प्रकार से। एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल, और तीसरी होती है जायद की फसल। क्या होती है? जायद की फसल। अब देखिए, इनके बारे में जान लीजिए। पहले रबी की फसल के बारे में जान लीजिए। किसकी फसल? रबी की फसल। तो याद रखिए, बोया कब जाता है? तो ये बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और इसे काटते हैं फरवरी मार्च में। कब काटते हैं? फरवरी मार्च में। तो याद रखिएगा, जो रबी की फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। और इसमें आता क्या है? इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जानिए। गेहूं होता है। क्या होता है? गेहूं, जौ, मटर, सरसों, ये सारी चीजें किसमें होती हैं? रबी की फसल में होती हैं। तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, खरीफ की फसल के बारे में जान लीजिए। खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ की फसल याद रखिए, जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और इसको अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। कब काटते हैं? अक्टूबर और नवंबर में काटते हैं। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और देखिए, इसमें होता क्या है? चावल होता है। इसमें क्या होता है? चावल होता है, इसमें बाजरा होता है, ज्वार होता है। तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें किसमें होती हैं? ये खरीफ की फसल में होती है। कब होती है? खरीफ की फसल। ठीक है। और तीसरी होती है जायद की फसल। क्या होती है? जायद की फसल। अब देखिए, जायद की फसल कब बोई जाती है? तो याद रखिए, ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है। मार्च और अप्रैल, जो बीच में खाली टाइम होता है ना, मार्च अप्रैल में बो करके जून जुलाई में काट लेते हैं। कब काट लेते हैं? जून जुलाई में काट लेते हैं। ये गर्मी वाली फसल होती है। और याद रखिए, इसमें होता क्या है? तरबूज होता है। खाते हैं ना आप लोग? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। तो याद रखिएगा, तो निम्नलिखित में कौन से रबी की फसल है? तो याद रखिएगा, गेहूं जो है आपकी रबी की फसल है। और ये क्या है? खरीफ की फसल। और ये क्या है? आपकी जायद की फसल। और ये देखिए, सरसों क्या है? ये भी आपकी क्या है? रबी की फसल है। ठीक है, तो इसमें 2 रबी की फसल हो गई, एक गेहूं हो गया और एक क्या हो गया? सरसों हो गया।
तो चलिए अब आपका तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी क्या है, सदिश राशि है। तो देखिए राशियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। राशियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है अदिश राशि, एक क्या होती है अदिश राशि, और एक होती है सदिश राशि। जान लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो, यानी परिमाण माने जो कितना भार है उसका, जिसमें केवल परिमाण हो। और सदिश राशि जिसमें परिमाण भी हो और क्या होना चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए, यानी दिशा भी बताए कि फलानी दिशा में उत्तर जाना है कि पश्चिम जाना है। और परिमाण माने खाली जो भार हो कि भाई 10 किलो है 20 किलो है, तो ये होना चाहिए। यानी जिसमें परिमाण केवल हो उसको बोलते हैं अदिश राशि, और सदिश राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, दोनों जिसमें हो उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। तो देखिए चाल, अब देखिए चाल आप बताते हैं कि मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूं पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर की स्पीड से, नहीं आप नहीं कहते हैं। चाल क्या है, अदिश राशि। आयतन, अब बताते थोड़ी है कि पानी भरना है मुझे पश्चिम दिशा में 10 लीटर पानी भरना, ऐसा तो आप नहीं बोलते हैं, तो ये भी क्या है, अदिश राशि। अब देखिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, यानी तार में अगर बताइए, आप थोड़ी कहोगे तार में नहीं नहीं पूरब दिशा में ही हमारी लाइट जाएगी, जो धारा होगा हमारा केवल क्या होगा, पूरब दिशा में ही जाएगा। तो यानी जो धारा है ना वो चाहे जो दिशा में बह सकती है, तो धारा क्या है आपकी अदिश राशि। धारा क्या है, अदिश राशि। तो इसमें सदिश राशि कौन सी होगी, आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। यानी देखिए जब आप कहते हो ना पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर विस्थापन हुआ है, और देखिए दूरी तो अदिश राशि है लेकिन विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सी सदिश राशि है, विस्थापन जो है अदिश राशि, सदिश राशि है। बाकी चाल, आयतन, विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। तो चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि चीनी यात्री जो फाहियान था, चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था, यानी चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था। तो देखिए फाहियान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। फाहियान जो चीन का निवासी था, कहाँ का था, चीन से भारत आया था, और ये लगभग 399 ईस्वी में वहां से निकला था और 402 ईस्वी में क्या उत्तर भारत में पहुंचा था। यानी आप कह सकते हैं लगभग 400 ईस्वी में क्या हुआ था, वो भारत आया था। और याद रखिए ये भारत में लगभग 6 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक, भारत में ये 6 वर्षों तक रहा, याद रखिएगा। और ये किसके टाइम पे आया था, यानी उस समय भारत में किसका शासन था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था इनका, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिससे आप इनका नाम एक और है विक्रमादित्य बोलते हैं, विक्रमादित्य भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य। यानी जो चीनी यात्री फाहियान था ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पे क्या हुआ था, भारत आया था। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा जान लीजिए हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन भी भारत पे राज कर रहे थे और इनके टाइम पे एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हेनसांग। क्या नाम था, हेनसांग, चीनी यात्री ये भी था। और ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था लगभग 7वीं शताब्दी में, यानी 7वीं शताब्दी चल रही थी, लगभग 600 कुछ चल रहा था, ठीक है। उस समय कौन, हेनसांग आया था। और ये याद रखिएगा 15 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक भारत में रहा। कौन, हर्षवर्धन। और इसकी एक बुक है सीयू की, याद रखिएगा इनकी बुक का क्या नाम है, सीयू की। किसकी बुक है, हेनसांग की बुक है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फाहियान किसके टाइम पे भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश में आपातकाल, जो देश होता है ना हमारा, देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार, यानी किसको शक्ति दी गई है आपातकाल लागू करने की, राष्ट्रपति जी को दी गई है कि प्रधानमंत्री को कि मुख्य न्यायाधीश को या मुख्यमंत्री को, इनमें कौन है जो देश में आपातकाल लागू कर सकते। तो याद रखिए पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है देश में आपातकाल लागू करने का। अब देखिए आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो देखिए पहला जो आपातकाल है आपका, पहला प्रकार है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा है, राष्ट्रीय, नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख है। कब, कहां उल्लेख है, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। और याद रखिए हमारे देश में अभी तक 3 बार, कितनी बार,
3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। कब कब लगा है? 1962 में। पहला कब लगा? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तब लगा था। और नंबर 2 लगा है 1971 में। कब लगा? 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, भारत और पाकिस्तान का। और तीसरी बार याद रखिएगा 25 जून 1975 को। कब? 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने स्वयं लगा दिया था। तो ये 3 बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं। कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखिए दूसरा जो आपातकाल होता है राष्ट्रपति शासन। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 356 में, यानी जो आर्टिकल हमारे जो अनुच्छेद है ना आर्टिकल 356 में किया गया है। राष्ट्रीय या जो आपका राष्ट्रपति शासन है ना, ये कब लगाया जाता है? आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति जी लगाते हैं। और ये हमारे देश में याद रखिए अभी तक लगभग 132 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। कब लग चुका है? यानी अलग अलग राज्यों में 132 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और देखिए जो तीसरा आपातकाल होता है, तीसरा जो प्रकार है, एक होता है वित्तीय आपातकाल। कौन सा है? वित्तीय आपातकाल। और याद रखिए ये जो हमारे संविधान में है आर्टिकल 360 में। कहां पे? आर्टिकल 360 में। यानी वित्तीय, पैसा से संबंधी, यानी जब हमारे देश में पैसा खत्म हो जाए ना, अगर ऐसा आपातकाल लगे तो उसे बोलेंगे वित्तीय आपातकाल। और याद रखिए हमारे देश में अभी कभी नहीं लगा है, कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा और ना ही कभी लगेगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे है? तो आप देखिए कहाँ पे है, बंगलौर में है कि दिल्ली में है कि मुंबई में है कि लखनऊ में है? तो आप बताइए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? तो देखिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम याद रखिएगा, चौथा सही होगा, लखनऊ में है। कहाँ पे है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम? कहाँ पे है? लखनऊ में है। याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। अब देखिए मुंबई में कौन सा है? तो मुंबई में याद रखिएगा वानखड़े स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? वानखड़े स्टेडियम कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, वानखड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। और दिल्ली में याद रखिएगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है। फिरोज शाह कोटला, ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे है? दिल्ली में। और देखिए मंगलुरु में कौन सा है? जो आपका बंगलुरु है ना, वहां पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे है? वो बंगलुरु में है। तो याद रखिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? यानी जो पिंक रेवोल्यूशन है उसका संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है कि झींगा उत्पादन से है कि खाद्यान्न उत्पादन से है कि अंडा उत्पादन से? तो याद रखिएगा गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। जो झींगा मछली होती है ना उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो ये गुलाबी क्रांति के अंदर आएगा। अब देखिए खाद्यान्न पदार्थ, जो खाद्यान्न पदार्थ आते हैं ना खाने वाले, वो हरित क्रांति से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? हरित क्रांति, जो कब शुरू हुई थी? 1966-67 में भारत में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1966-67 में शुरू हुई थी। याद रखिएगा हरित क्रांति, ठीक है। तो किससे खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है? हरित क्रांति, ठीक है। अब याद रखिए अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन जो है ना रजत क्रांति से संबंधित है। कौन सी क्रांति? रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। तो याद रखिएगा अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति है? रजत क्रांति संबंधित है। याद रखिए कुछ क्रांति और जान लीजिए, जैसे श्वेत क्रांति, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन से। किससे उत्पादन से? दुग्ध उत्पादन, यानी दूध का उत्पादन जो करते हैं ना वो किसके अंदर आएगा? श्वेत क्रांति के अंदर आएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है पूछे आपसे, तो बताइएगा दूध के उत्पादन से। और इसी देखिए ये लगभग भारत में 1970 के करीब, कब? भारत में 1970 के करीब दूध उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा था, ठीक है। और इसी के तहत अमूल जो आता है ना, अमूल दूध कहते हैं ना, अमूल दूध की शुरुआत हुई थी। और याद रखिए कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अमूल का फुल फॉर्म बताइए। अमूल जो दूध होता है ना इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड। अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो याद रखिए गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से। किससे है? झींगा उत्पादन से। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वंदे मातरम को राष्ट्र, जो हमारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है ना उसको किसने लिखा था? यानी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? बताइए आप
किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था कि लाला लाजपत राय ने लिखा था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था? तो बताइए आप किसने लिखा था? तो याद रखिए वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिए कब लिखा था? 1870 के करीब लिखा था। कब लिखा था? 1870 के करीब। और इनकी किस बुक में है? आनंद मठ। याद रखिए बुक का नाम भी याद रखिए, आनंद मठ बुक में लिखा गया है। उसी में है वंदे मातरम जो गीत है ना, राष्ट्रीय गीत। कब लिखा गया था? 1870 में। कौन सी पुस्तक में है? आनंद मठ में। और याद रखिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट 5 सेकंड लगते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा जान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो इन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। क्या लिखा था? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान हमारा क्या है? जन गण मन, जन गण मन। इन्होंने ही लिखा था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और याद रखिए इन्होंने लिखा कब था? तो 1909-10 के करीब लिखा था। और सबसे पहले गाया कब गया था? 1911 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। क्या गाया गया था? हमारा जो राष्ट्रगान है 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक में ये है क्या? जनगण मन। किस पुस्तक में? गीतांजलि। और याद रखिए इसके लिए इन्हें 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और आपको पता है हमारे राष्ट्रगान को गाने में कितना लगता है? 52 सेकंड का टाइम लगता है। तो चलिए हमारा 9वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो राष्ट्रीय युवा दिवस है कब मनाया जाता है? तो देखिए सबसे पहले जानिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। यानी जो विदेश में हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं ना, उनकी याद में, विदेश में रह रहे हमारे भारतीय, वहां पैसे भेजकर हमारे यहाँ हमारे देश में पैसे कमाकर भेजते हैं ना, तो उनके लिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाया जाता है? 9 तारीख को मनाया जाता है। अब देखिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। यानी हमारी जो हिंदी भाषा है ना, उसको पूरी दुनिया में हिंदी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिए 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, वो दिवस मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या? पुण्यतिथि। लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या? पुण्यतिथि। इसी दिन 11 जनवरी 1966 को, कब? 11 जनवरी 1966 के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे ना, उनकी विदेश में मौत हो गई थी, इसीलिए उनके दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या? लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि मनाई जाती है 11 जनवरी को। और याद रखिए जो 12 जनवरी है वो उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। अब देखिए मनाते क्यों राष्ट्रीय युवा दिवस? क्यों मनाते हैं याद रखिएगा 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को याद रखिएगा जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे ना। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1863 ईस्वी में हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को किसका हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज का 10वां क्वेश्चन है कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो कबड्डी खेल खेलते हैं ना, उसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? कितनी होती है? तो याद रखिएगा कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो याद रखिए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। अब देखिए 4 खिलाड़ी किसमें होते हैं? तो पोलो में, POLO। देखिए 4 शब्द आ रहा है POLO। तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए 9 खिलाड़ी किसमें होते हैं? खो खो में होते हैं। किसमें होते हैं? खो खो। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए खा बनना ना, खा को 9 बना सकते हैं, यहाँ से क्या बना सकते हैं? 9 बना सकते हैं। तो याद रखिए खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। याद रखिएगा खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। और याद रखिए 11 खिलाड़ी 3 खेल है उसमें होते हैं। एक क्रिकेट में, किसमें? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं।
हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल में कितने? फुटबॉल में इन तीनों में क्या होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। और आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।